सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दिल्ली का वेज अलग है, हरियाणा का वेज अलग है और यूपी का वेज अलग है। 11,000 में आप कितनी डिसेंसी मेंटेन कर सकते हैं अपने घर की, अपने खान पान की, अपने रहन सहन की। तो 11,000 में वो मुमकिन नहीं है और इसीलिए वो गुस्सा फूटा है। ये बताया नहीं जा रहा है कि किस सेक्शन में, किस आरोप में किसे कहां से गिरफ्तार किया गया है। परिवार वालों को कोई सूचना नहीं दी जा रही। पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में जिनकी भूमिका है, अब उनके साथ हम ऐसा सलूक करेंगे तो ये एक हम ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि वी डोंट केयर फॉर यू। यूनियन बनाना हम डिफिकल्ट कर रहे हैं। अब यूनियन बनाना आप डिफिकल्ट करेंगे तो वर्कर्स के पास क्या रास्ता है आपसे बात करने का, उसका क्या प्रावधान कर रहे हैं फिर आप? कोई तकलीफ हुई तो लेबर कोर्ट चले गए और वहां पे हमने फाइट आउट किया। अब तो लेबर कोर्ट भी नहीं होंगे तो कहां जाएंगे, न्याय कहां से मिलेगा? ये सेक्टर 62 का है। ये पूरा धन्ना प्रशासन के कारण से रोड जाम हो गया। मदरसन की कंपनी है ये आप भाई लोग देख सकते हो। वीडियो बनाओ, इसकी सारी वीडियो मार दे। इसकी वीडियो बना ले, किसके? दोनों की वीडियो बनाओ। निकल जा छुट्टी करके। सीसीए में सबसे पहले आपका स्वागत है, बहुत बहुत। देश में नवंबर 2025 में मजदूर कानून में बड़े बदलाव किए गए थे। जो 29 श्रम कानून थे उनको बदलकर सरकार जो है 4 श्रम संहिता कानून उन्होंने लागू किए, जिसकी वजह से हमने देखा है कि देश में मजदूर वर्ग में काफ़ी रोष देखने को मिला। और हाल ही में अगर हम देखें फरवरी और अप्रैल 2026 में भारत में मुख्य रूप से जो नई श्रम नीति और वेतन वृद्धि के विरोध में हमने देखा है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हरियाणा, फरीदाबाद, बिहार, गुजरात, सूरत और कर्नाटक जैसे जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ मजदूर हड़ताल और विरोध काफ़ी प्रदर्शन हुए हैं मजदूरों के। तो इन्हीं वर्गों के मुद्दों को हम लोग आज समझने के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र जी है और श्रमिकों को लेकर जो काम करते हैं और जन पहल संस्था के साथ भी जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद विशाल जी। तो सर मेरा पहले ही सवाल ये है इस पूरे इस घटना को लेकर और मजदूर आंदोलन को लेकर कि ग्रेटर नोएडा जैसे क्षेत्रों में इस आंदोलन के ये क्या कारण रहे और क्या ऐसी वजह बनी जो मजदूरों को एक साथ आंदोलन के लिए आना पड़ा? इसको दो रूप से देख सकते हैं हम लोग। एक तो तात्कालिक कारण क्या थे और दूसरा सिस्टमेटिक इशू क्या रहे हैं जो लंबे समय से चले आ रहे थे मजदूरों के, और जिसको इग्नोर किया गया कहे तो गलत नहीं होगा। लेकिन अपारेंटली जो सीधे तौर पे, मोटे तौर पे लोगों को दिख भी रहा है वो कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया क्राइसिस से जुड़ा हुआ मामला है। वो है कि अचानक जो गैस के दाम थे वो आसमान छूने लगे। और जब हम ये गैस के दाम की बात करते हैं तो हमें एक बात यहाँ ध्यान रखना होगा कि ये जो एनसीआर, दिल्ली एनसीआर का इलाका है, खासकर जो गुड़गांव, मानेसर हरियाणा के अंदर, या यूपी के अंदर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें आप, तो यहाँ जो मेजोरिटी है वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं। वो दूसरे जनपदों से, दूसरे कस्बों से, दूसरे राज्यों से आए हुए लोग हैं और डॉक्यूमेंटेशन उस तरह से उनका यहाँ हो नहीं पाता, तो वो स्थानीय निवासी अपने आप को वो साबित नहीं कर पाते। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सरकार की स्कीम्स हैं या जो सरकार की तरफ से आप कहें कि एक्सेस है बेसिक नीड्स का, जिसमें कुकिंग गैस भी आती है, तो उनके लिए वो एक्सेस करना भी इतना आसान नहीं होता। तो वो लार्जली मोटे तौर पर डिपेंड करते हैं ब्लैक मार्केट्स पे। और जैसा मजदूरों ने बताया हम सबको, वो ये है कि ब्लैक मार्केट्स में जो कुकिंग गैस की प्राइसेस थी वो पर केजी 100 के आसपास हुआ करती थी आम दिनों में, आमतौर पर, लेकिन वो 400 से 500 पर केजी चली गई।
तो इससे क्या हुआ कि जब आपका जो वेज है, वो वेजेस जो है वो डिप्रेस्ड वेजेस ऑलरेडी हैं, काफ़ी कम है जो लिविंग वेज होना चाहिए। जो आपकी लिविंग कॉस्ट है दिल्ली एनसीआर के मजदूरों की, उसकी तुलना में जो रियल टर्म वेज है जिससे आपकी परचेजिंग पावर आती है, उसमें एक बड़ा गैप है। और इतना बड़ा गैप है कि वो एक तरह से बचाना तो बात की बात है, कहीं ना कहीं वो डेब्ट की तरफ, कर्ज की तरफ चले जाते हैं। तो वो कुशन जो होना चाहिए इस तरह के शॉक को ऑब्जर्व करने का, तो वो उनके पास वो कुशन अवेलेबल नहीं था कि वो इस तरह के सडन प्राइस राइज को ऑब्जर्व कर सकें, उसको झेल पाए। तो उनकी सारी जो मैनेजमेंट कह रहे हैं आप, मॉनेटरी मैनेजमेंट, अपने आप को जिंदा रखने की इन शहरों के अंदर, जिसके अंदर किराया आप देखेंगे तो किराया 4,000 5,000 ये पर वर्कर, दे हैव वाइडली रिपोर्टेड इन मीडिया कि 5,000 के आसपास वो किराया चला जाता है। दूसरा आप देखेंगे कि दिल्ली के सटे गुड़गांव और नोएडा में ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ, तो मोटे तौर पे एक चीज और समझनी होगी, जो इकोनॉमिक्स है, वर्कर्स की जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पे, उसमें कुछ गुणात्मक पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जो आपका पब्लिक सर्विसेज है, जैसे मान लीजिए आप ट्रांसपोर्ट है या वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इस प्रकार के जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो ज़्यादा सब्सिडाइज्ड हैं दिल्ली में बनिस्बत नोएडा और गुड़गांव के। फॉर एग्जांपल दिल्ली में 100 यूनिट तक की बिजली फ्री थी या है, पानी भी एक सर्टेन लिमिट तक आप यूज करते हैं तो पानी फ्री है, और महिलाओं के लिए जो बसें हैं वो फ्री हैं। तो सब्सिडीज का लेवल भी डिफरेंट ज्योग्राफी में डिफरेंट है। तो और जब वेज की बात आप करेंगे तो दिल्ली का वेज अलग है, हरियाणा का वेज अलग है और यूपी का वेज अलग है। मिनिमम वेज में एक बड़ा फासला है। दिल्ली का मिनिमम वेज अनस्किल्ड वर्कर के लिए मोटे तौर पे कहूँ तो 19,000 के पास है, और हरियाणा का 12,000 के पास और यूपी का 11,000 के पास, मोटे तौर पे कह रहा हूँ। इस गैप को हाल के दिनों में जो प्रोटेस्ट हुए खासकर मानेसर में और पानीपत में, तो उसको एड्रेस करने की कोशिश की हरियाणा सरकार ने, और हरियाणा सरकार ने 35% इंक्रीमेंट किया मिनिमम वेज के अंदर, जिसकी वजह से जो मिनिमम वेज है वो 11,000 से बढ़कर वो 15,000 के आसपास वो चला गया। अब ये एक दूसरा कारण था जहां एक मैसेज, बिल्कुल क्लियर मैसेज गया नोएडा के मजदूरों के बीच में कि भाई हमारे खर्चे तो वही हैं, कई मायनों में हमारे खर्चे ज्यादा हैं। तो जब ये दिल्ली में 18,000 19,000 हो सकता है अनस्किल्ड के लिए, हरियाणा ने 15,000 के करीब कर दिया, तो हम 11,000 पे क्यों अटके हुए हैं। तो ये दो मुख्य कारण थे जिसकी वजह से ये जो असंतोष कई वर्षों से पनप रहा था वेज डिस्पैरिटी को लेकर और लिविंग कॉस्ट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको लेकर, तो ये असंतोष कहीं ना कहीं एक गुस्से में फूटा है। तो सिस्टमेटिक इशू, जैसे मैंने कहा कि एक तो वेज डिस्पैरिटी का इशू रहा जो लंबे समय तक इस ज्योग्राफी के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर एक रोल प्ले कर रहा है। दूसरा मैंने जो कहा वो कहा कि सब्सिडी का लेवल भी जो है वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट सिटीज। तीसरा आप हाउसिंग को देखेंगे तो हाउसिंग एक बड़ा एक्सपेंडिचर कंपोनेंट है वर्कर्स के लिए, और ज्यादा चूंकि वर्कर माइग्रेंट हैं तो दे हैव टू पे रेंट, को रेंट पे करना होता है। तो रेंट भी गुड़गांव में और नोएडा में दिल्ली की बनिस्बत कम नहीं है, ज्यादा ही है कई मायनों में। और हाउसिंग स्कार्सिटी जो है, हाउसिंग क्राइसिस जो है, उसको शिद्दत से महसूस करते हैं वर्कर। कुछ एग्जांपल्स हैं नोएडा के अंदर जिसमें श्रमिक कुंज की व्यवस्था की गई है, जहां श्रमिकों के लिए घर बनाए गए हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं, काफी कम संख्या में है। तो लार्जली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो कच्ची कॉलोनियों में या गांवों के आसपास जो बस्तियां बन जाती हैं, बस जाती हैं, तो उस तरह की कच्ची बस्तियों में रहते हैं और बड़ा ही नारकीय जीवन है उनका वहाँ की बस्तियों में। तो हाउसिंग क्राइसिस एक अपने आप में एक रोल प्ले करता है, और दुर्भाग्यवश हमने वर्कर्स की जो ये वर्किंग कंडीशन और लिविंग कंडीशन जो मिजरेबल रही हैं उसको काफ़ी लंबे समय तक हमने इग्नोर किया। तो ये वेकअप कॉल था, और ये कोई असंतोष आज का नहीं है, ये इसका एक आपका एक सिस्टमेटिक इशूज हैं ये, और इसको हमने एड्रेस नहीं किया समय रहते हुए।
तो ये इस रूप में मैनिफेस्ट हुआ है कि वे मतलब अनफॉर्चुनेटली वायलेंटली कई जगहों पे हुआ ये। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये मैसेज सरकार के पास और समाज के पास गया है कि जो लिविंग वेज है, लिविंग कॉस्ट है और मिनिमम वेज है, उसके बीच में बड़ा फासला है और इस फासले को कम करने की जरूरत है। तो वी ऑल हैव दिस मैसेज नाउ। बिल्कुल सर। नोएडा में जो मजदूरों के साथ हुआ उसको आप कैसे समझते हैं, और सरकार और प्रशासन का जो रवैया रहा है उसको आप कैसे देखते हैं मजदूरों के लिए? मुझे लगता है कि सरकार का जो रवैया रहा वो सरकार बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी। और ये भी एक आश्चर्य की बात है कि जब आपके जो बाजू का टाउन है, बाजू का शहर है, वहाँ पे सेम इंडस्ट्री, सेम नेचर ऑफ वर्क है ना, उसी कंपनी में उसी काम के लिए किसी को अगर 15,000 मिल रहे हैं और दूसरे शहर में 19,000 मिल रहे हैं, तो आप 11,000 देंगे तो वो असंतोष पनपेगा। इसको समझना कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं जी, लेकिन हमने इसको समझने में देर कर दी। और जब मजदूरों ने समझाने की कोशिश की तो हम उल्टे उन पे भड़क पड़े, है ना, और तमाम तरह के एलिगेशंस कि आप इसके एजेंट हो, आप उसके एजेंट हो, आप ये हो, आप वो हो सकता है कुछ उस प्रकार के एलिमेंट्स हों, मैं डिनाई नहीं करता हूँ, पुलिस उसकी जांच कर रही होगी, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट है ना। इसको हम अगर कहें कि ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट था तो कहीं से वो गलत होगा। ये स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट है जो मजदूर ने खुद उसकी अगुवाई की है। इसका नेता कोई ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन मुझे नहीं दिख रहा, कोई सेंट्रल ट्रेड यूनियन या लोकल ट्रेड यूनियन इसको लीड कर रहा है या इसकी उसने प्लानिंग की थी उस तरीके से। तो ये स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस जब भी होता है तो कुछ डीप रूटेड चीज़ें होती हैं जो कोई कुछ कहना चाह रहा होता है वो कह नहीं पाता, सही मौके का इंतजार करता है। तो जब स्पॉन्टेनिटी किसी मूवमेंट के साथ हो ना, तो उसको थोड़ा शांति से समझने की जरूरत है, ना कि रिएक्ट करने की। लेकिन सरकार ने रिएक्ट किया है, और जिस तरह से रिएक्ट किया है वो भी काफ़ी निंदा का विषय मैं कहूँगा, उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। ये यूपी के, बिहार के, बंगाल के गांव कस्बों से आए हुए गरीब तबकों के, है ना, निचले तबकों के, वंचित तबकों के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और ये सिर्फ उस प्रकार के अनस्किल्ड वर्कर भी नहीं है। आप देखेंगे तो एक बड़ा मूवमेंट जो शुरू हुआ वो मदरसन कंपनी से शुरू हुआ। मदरसन कंपनी जो नोएडा में ऑटो मेकर्स हैं, और वो कई देशों में उनका कारोबार है। उनका 45 कंट्रीज में उनके एक्सपोर्ट्स होते हैं ऑटो पार्ट्स। तो इस प्रकार की कंपनीज में काम करने वाले जो वर्कर हैं वो कई बार ITI से डिप्लोमा होल्डर्स भी होते हैं, और ITI से डिप्लोमा करने के बाद अगर कोई बच्चा बच्ची नोएडा जैसे शहर में आता है तो उसकी एक उम्मीद तो होती है कि कम से कम वो एक डिसेंट लाइफ लीड करे। लेकिन यहाँ जो हालात थे वो हालात 11,000 में आप कितनी डिसेंसी मेंटेन कर सकते हैं अपने घर की, अपने खान पान की, अपने रहन सहन की। तो 11,000 में वो मुमकिन नहीं है, और इसीलिए वो गुस्सा फूटा है। और उसको किसी बड़ी साजिश से जोड़ना, मुझे लगता है ये उसी तरह से है कि आप मैसेंजर को ही किल करना चाहते हो, जो आपको मैसेज देना चाह रहा है उसको आप किल करना चाह रहे हो। एक और वजह ये है कि हमने इन शहरों में जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स है एक मोटे तौर पे, उस प्रकार के स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं किए हैं जहां वर्कर अपनी बात रख सके। वो उस प्रकार का कोई डायलॉग का प्लेटफॉर्म्स भी आपने डेवलप नहीं किया है जहां वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयर्स और स्टेट इसमें आपस में संवाद हो। तो संवादहीनता की भी एक स्थिति बनी हुई रही है। उस संवाद शून्यता में आपको अपनी बात कहने के मौके कैसे मिलेंगे? वो तभी मिलेंगे जब आप जी, कोई मंच उनके लिए इस तरह का है अभी नहीं? कोई मंच नहीं है जहां से वो एक सिंपल सी बात कह सकते थे कि भाई हमारे बगल में उसी काम के लिए 18-19 हजार मिल रहा है, दूसरे पड़ोसी को 15,000 कर दिया है ना, तो हमारा 11,000 क्यों? यही तो कहना चाह रहे हैं वर्कर। मोटे तौर पे अगर आप देखेंगे तो वर्कर का पहला मैसेज इतना सिंपल, इतना साफ है। तो
कहीं से मुझे नहीं लगता कि अनजस्टिफाइड डिमांड थी, है ना। इसको तो कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन चलिए सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन जब वर्कर ने अपनी बात कही, और वर्कर ने ऐसा नहीं कि वायलेंट तरीके से शुरुआत की है, बात तो पहले पीसफुली ही उन्होंने कहा है, वायलेंस तो लगता है बाद में भड़का है। लेकिन वायलेंस के पहले ही ये प्रोटेस्ट पीसफुली हुए थे। तो उस समय अगर वर्कर से बातचीत होती, जो कि कोई भी एक लेवल पे, और वायलेंस तब हुआ जब वर्कर से बातचीत करने के बाद जो मेजर्स स्टेट ने लिए, जिसमें जो कोर इशू था वेज का इशू, वेज इंक्रीमेंट का इशू, वेज इंक्रीज का इशू, उस कोर इशू को एड्रेस ना करके उसको बाईपास करते हुए आपने बाकी बातें कही, ओवर टाइम मिलेगा, वीकली ऑफ होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जो मुख्य बात थी वेज बढ़ाने की, वो बात आपने नहीं कही। और जब ये खबरें फैली अगले दिन कि सरकार ने वार्ता की और सरकार ने निर्णय लिया, और जब निर्णय इस रूप में सामने आया तो कहीं ना कहीं वो वर्कर रिएक्ट कर गए, भाई हमने तो वेज की बात करी थी, आप तो यहाँ वहाँ की बात कर रहे हैं, है ना। तो वो तत्कालिक एक गुस्सा फूटा है, और इसको षड्यंत्र के रूप में देखना मुझे लगता है गलत है, और षड्यंत्र साबित करना भी अपने आप में एक साजिश हो सकती है, लेकिन ये एक साजिश है ऐसा मैं नहीं मानता। तो पूरी तरह से अभी भी मुझे लगता है कि सरकार को, और सरकार को भी नहीं, कंपनी की भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो सर देखा जाए अगर मजदूर, कितने मजदूरों को आंदोलन के चलते गिरफ्तार किया गया है या जेल भेजा गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या व्यवस्था की गई? अब इसमें तो आप कहें कि एक तरफ से जो मोटे कानून है कि आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसको कुछ अधिकार तो हैं, आप उसके परिवार को सूचित करेंगे, है ना, आप उसको बताएंगे किस सेक्शन के अंदर गिरफ्तार किया गया, आपका अपराध क्या है, आपके ऊपर आरोप क्या है, तो FIR की कॉपी देंगे, है ना। तो इस पूरे प्रोसेस में जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ये बताया नहीं जा रहा है कि किस सेक्शन में, किस आरोप में किसे कहां से गिरफ्तार किया गया है। परिवार वालों को कोई सूचना नहीं दी जा रही है। तो अब ऐसे कंडीशन में जो रिपोर्ट्स में देख रहा हूं कि लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, कि भाई वो घर से काम के लिए गए थे और अभी तक लौटे नहीं है। तो ये एक बड़ी ही दर्दनाक, मैं कहूँगा दर्दनाक स्थिति है, जब आपको अपने परिवार के लोगों को बारे में पता नहीं है कि वो जब काम से निकला था काम के लिए, तो आज वो थाने में है, जेल में है ना। अगर है ये भी मालूम हो कि इस थाने के अंदर है, इस जेल के अंदर है, तो एक सांत्वना तो होती है, चलो ठीक है भाई, इस थाने और जेल के अंदर इस प्रक्रिया के अंदर है, हमें अभी आगे की प्रक्रिया करनी है। लेकिन कोई FIR की कॉपी नहीं, कोई प्रॉपर सूचना नहीं, तो ये तो एक तरह से परेशान करने वाली बात है। और जो मेहनतकश मजदूर हैं, मेहनतकश आवाम है, और ये जो बच्चे हैं जो हमारे देश का भविष्य हैं, और देश के प्रोडक्शन में नोएडा का GDP कंट्रीब्यूशन यूपी में 10% से भी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में जिनकी भूमिका है, अब उनके साथ हम ऐसा सलूक करेंगे तो ये एक हमेशा मैसेज दे रहे हैं कि वी डोंट केयर फॉर यू, वी केयर फॉर बिजनेसेस। ये हम बिजनेस का तो ख्याल कर रहे हैं, लेकिन हम बिजनेस बनाने वाले को, प्रॉफिट को के पीछे जो मेहनत कर रहा है ना, जिसका खून पसीना लगा हुआ है, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहे, और कानून के जो सारे प्रावधान हैं उसका भी ख्याल नहीं कर रहे कि कम से कम परिवार को सूचना मिल जाए, और उन पे जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की जानकारी मिल जाए, ताकि उस पर वो कार्रवाई कर सकें परिवार के लोग, है ना। तो अब मुझे तो यहाँ तक खबर मिली है कि कई लोग 3-4 दिनों से अरेस्ट हुए हैं, अब उनके ऊपर FIR तक नहीं हुई है, वो बस डिटेन किए गए। जैसे हमने देखा है सोशल मीडिया पे भी कुछ वीडियोस आई है, जो महिला मजदूर है उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है, तो क्या ऐसी महिला मजदूरों के साथ आपने देखा होगा उधर कि उनके लिए क्या व्यवस्था है? जैसे आप कह रहे हैं कि परिवार तक सूचना नहीं है मजदूरों की, घर तक आए हैं या नहीं आए हैं, तो जो महिलाएं जो काम करती हैं इधर, क्या उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की गई गिरफ्तारी के बाद या FIR के बाद, या कुछ और जो चीजें होती है जरूरत की, क्या प्रशासन ने इस पर भी गौर किया है? नहीं, मैं वही कह रहा था कि जो मूल कानूनी प्रक्रिया होती है गिरफ्तारी की,
गिरफ्तारी के बाद आप उसको FIR की कॉपी देते हैं, है ना? उसके वकील को या परिजनों को, उसके परिजनों को आप इन्फॉर्म करते हैं। वो मौलिक और मूलभूत जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं गिरफ्तारी के संबंध में, उसका पालन नहीं किया गया है, और जिसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान हुए हैं या हो रहे हैं अभी भी। अब लोग थाने और जेल के आसपास और अलग-अलग जगहों पे भटक रहे हैं, और कई लोगों को तो अभी तक ये खबर नहीं लगी कि हमारा बच्चा या बच्ची या भाई या बहन कहाँ पे है, थाने में है या जेल में है ना? और अगर खबर लगती है तो ये खबर नहीं मिल रही कि सेक्शन के अंदर है, उस पे क्या आरोप लगे हैं, है ना? अब जब तक आपको आरोप मालूम नहीं होगा, अगर आपके पास वकील भी हैं, आपके पास साधन भी हैं, तो भी आप सही प्रक्रिया नहीं अपना पाएंगे उसको बाहर मिलने की। तो ये तो ऐसी स्थिति बन गई है जहाँ एक आम आदमी को दिक्कत होगी, और जहाँ वो ये गरीब तबका है और माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनका कोई वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है ना? तो किसी हो सकता है वकील को ना जानते हों, और इस तरह के वेज में उनके पास कोई सेविंग हो, और इस महंगाई में खासकर गैस की और मकान भाड़े की, उसमें का सेविंग भी नहीं और सपोर्ट सिस्टम भी नहीं, नेटवर्क भी नहीं, तो उनके लिए हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कितनी मुश्किल होगी, कितना मुश्किल दौर है इनके लिए, जब उनके पास खबर भी नहीं है कि आखिर उनके बच्चे हैं कहाँ, पुलिस के पास हैं भी या नहीं है। हमने अभी तक देखा जाए तो बाहरी तौर पर हमने देखा है कि जितनी भी जगह मजदूर विरोध हुए हैं, विरोध प्रदर्शन हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक दिवसीय हड़ताल रही है और उसमें विरोध नजर आया है। तो इसको हम कैसे इस आंदोलन की शुरुआत समझ सकते हैं, या हम लोग अंत की तरफ जा रहे हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? अब मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत ही कहूँगा मैं, अंत तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि अंत तो तभी होगा जब मजदूरों के अंदर एक न्याय का भाव आएगा कि हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा, हमारे साथ जो हो रहा है वो न्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है, तभी इसका अंत हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो मैं शुरुआत के रूप में ही देख रहा हूँ, और ये वेकअप कॉल है, मजदूरों ने वेकअप कॉल दिया है, और इसी रूप में सरकार को भी लेना चाहिए कि ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे थे, या आप कई वजहों से आप इग्नोर कर रहे थे, है ना? कि डेवलपमेंट तो हो ही रही है, आप मजदूर भी देख रहा है डेवलपमेंट हो रहा है। अभी जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, और नोएडा गगनचुंबी इमारतों से बनी हुई शहर है, लेकिन उसी नोएडा के अंदर GDP ग्रोथ में क्या योगदान है, मैंने बात कही आपको। लेकिन इस ग्रोथ के बीच में जो मजदूर का दर्द है, जो मजदूर का असंतोष है ना, उसको कहीं ना कहीं हम देखने में, पकड़ने में, समझने में चूक गए। तो इसको इस रूप में देखना चाहिए कि मजदूरों ने हमें जगाने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि आप मतलब डिप्रेस्ड वेज को लेकर कोई ग्रोथ मॉडल, कोई नए भारत की तस्वीर नहीं बना सकते। अगर हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की 2047 में, तो विकसित भारत अगर होगा 2047 में, तो इस मॉडल पे तो संभव नहीं है कि आप ग्रोथ करें जो ग्रोथ वन साइडेड हो, जो ग्रोथ सेंट्रलाइज्ड हो, जो ग्रोथ लॉप साइडेड हो, जो ग्रोथ सिर्फ बिजनेस के फेवर में हो। और तो डिप्रेस्ड वेज के बेस पे आप ग्रोथ की इमारत सस्टेन नहीं कर सकते। खड़ी तो आपने की है, लेकिन इसको सस्टेन करना मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है, और हमारे जो भी सरकारें हैं और जो भी हमारी नीति निर्माता हैं, उनको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। आप खतरों से खेल रहे हैं, और इसको दमन करके आप कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, लेकिन जब तक आप जो रूट कॉज हैं, जो पॉलिसीज हैं, है ना, जो सिस्टमेटिक इशूज हैं, उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये दोबारा किसी न किसी रूप में अपने आप को परिलक्षित करेगा। बिल्कुल। एक सवाल हो सर, जैसे ट्रेड यूनियन की क्या भूमिका रही है इस आंदोलन में? क्या कोई ऐसा मंच बन पाया है जो मजदूरों की बात दुनिया के सामने रख सके आगे चलकर? आपको लगता है ये जो शुरुआत हुई है? ट्रेड यूनियंस वहाँ पे एक्टिव हैं, लेकिन उनकी जो गतिविधियां हैं वो सीमित हैं। मोटे तौर पे आप कहेंगे कि जो 95% से ज़्यादा ही मैं कहूँगा, जो वर्कफोर्स है वो उस तरह से यूनियनाइज्ड नहीं है। तो वो यूनियन
के मेंबर नहीं है उस तरह से। तो बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस ट्रेड यूनियंस का इस इलाके में, नोएडा के ग्रेटर नोएडा इलाके में नहीं रहा है। हाँ, मानेसर उससे शायद बेहतर स्थिति में है, वहाँ कई आंदोलन भी हुए हैं, ऐतिहासिक आंदोलन हुए हैं, खासकर मारुति का हम सब जानते हैं कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। और वहाँ पे ट्रेड यूनियन एक्टिविज्म भी नोएडा ग्रेटर नोएडा की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो गलत नहीं होगा। लेकिन नोएडा के इलाके में ट्रेड यूनियंस का प्रेजेंस तो है, लेकिन वो प्रेजेंस सीमित दायरों में है। और अपनी तरफ से सब फिलहाल तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं वर्कर्स की। तो कुछ वकीलों के पैनल बनाए गए हैं कुछ ट्रेड यूनियन की तरफ से, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम खासकर जो अभी फिलहाल गिरफ्तार हैं, बंद हैं, डिटेन्ड हैं, अरेस्टेड हैं, उनकी हेल्प कर सकें, उनको बेल आउट कर सकें। तो अभी तो प्राथमिकता वही है। जैसे सर आपने पीछे एक बात बोली कि कई अलग अलग चीज़ों से जोड़ा जा रहा है इन स्ट्राइक को, इन हड़तालों को। जैसे मीडिया में बात आ रही है, प्रिंट मीडिया या हमने पढ़ा है कि इस आंदोलन को कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी जोड़ के लोग जोड़ रहे हैं। तो इस पर आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को कि इन आंदोलन को इस लोग क्या एक अलग नज़रिया देना चाहते हैं? जैसे किसान आंदोलन में काफ़ी चीज़ें बोली गई किसी आंदोलन को लेकर, इस मजदूर आंदोलन को लेकर भी क्या ऐसी गतिविधियां की जा रही है क्या मीडिया या प्रिंट मीडिया बाकी प्लेटफॉर्म के जरिए? अब इसमें देखिए, पुलिस की कार्रवाई जो है वो पुलिस ने ऐसा कहा है ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ पुलिस के पास कुछ सबूत होंगे जिसके आधार पे वो कहा जा रहा होगा। लेकिन इतनी जल्दी इस प्रकार के सबूत मिल जाने और तो पुलिस को और तथ्य सामने लाने चाहिए अगर ऐसा कुछ उनको दिख रहा है तो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम सबको बिल्कुल ये स्पॉन्टेनियस दिख रहा है, कारण साफ दिख रहे हैं, और किसी चीज़ के कारण होते हैं ना, तो कारण जब साफ दिख रहा है तो कारण का परिणाम भी होगा। तो सिंपल साइंस ये है कि कारण और परिणाम को हम जोड़ के देखते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक साइंस मुझे दिख रहा है इस आंदोलन के पीछे। उस बेसिक साइंस को हम इग्नोर करके अगर हम तमाम तरह की बातें कि क्या इंटरनेशनल साजिशें हैं या क्या इसमें अर्बन नक्सल का रोल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये गलत दिशा में हम जा रहे हैं, और इसके पीछे कहीं न कहीं अपने लोगों को ही हम अपने से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनमें और अगर कोई अलगाव की भावना है, असंतोष की भावना है फिलहाल, तो वो असंतोष अलगाव में बदल सकता है, ये खतरा है। तो इससे बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये सबको स्पष्ट है कि ये विद्रोह क्यों हो रहा है, या संतोष या गुस्सा क्यों है। इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको कह सकता है कि 11,000 12,000 जो एक स्टैंडर्ड सैलरी बता रहे हैं लोग नोएडा ग्रेटर नोएडा के इलाके में, 11-12,000 में आप कैसे सर्वाइव करेंगे जब 4,000 का गैस आ रहा हो, 5,000 किराया हो। कोई समझा दे हमें, इसमें पाकिस्तान और नक्सलाइट क्या करेंगे? अगर 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 वो कुछ करना भी चाह रहे हैं तो उनके लिए तो फिर काम करना ज्यादा आसान बना रहे हैं, इस प्रकार की स्थितियों को पैदा करके देश के अंदर, वो भी राजधानी क्षेत्र में अगर ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं, इस प्रकार के संतोष को जन्म दे रहे हैं। हमने अपनी ओर से क्या व्यवस्था की, सरकार ने या कंपनियों ने, जब आपको मालूम था कि लोग गैस के लिए लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं और हमारे लोगों के पास गैस कनेक्शन तक नहीं है, वो ब्लैक से गैस ले रहे हैं, तो हमने कॉमर्शियल गैस और डोमेस्टिक गैस और पीएनजी सप्लाई, एलपीजी सप्लाई पे काफ़ी काम किया। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है कि हमारा जो वर्क फोर्स है वो ब्लैक मार्केट से गैस ले रहा है, तो उस मार्केट को कैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ कैसे हम उसको सहूलियत देने की कोशिश की। तो जब उसकी हार्डशिप का समय था, उस हार्डशिप को हमने एक तो नोटिस नहीं किया, कोई हाँ, मतलब वो एजेंडे में नहीं है हमारे ना। हमारे एजेंडे में तो ऑफिशियल डेटा है, इतने लोग एलपीजी यूज कर रहे हैं, इतने लोग सीएनजी यूज कर रहे हैं, इतने लोग पीएनजी यूज कर रहे हैं, तो किस प्रकार से हम जो पीएनजी का यूसेज है वो बढ़ा दें। अब भाई आपके पास तो ये डेटा भी नहीं है कितने लोग ब्लैक मार्केट से गैस ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप उन लोगों को नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, तो उसकी तकलीफों को कैसे जानेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बजाय रिएक्ट करने के, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उनके दर्द को, है ना, समझें और
अपने पॉलिसीज में भी अब देखें कि कहाँ कहाँ और काम करने की जरूरत है। जैसे हमारे यहाँ जब पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी, तो जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप पहले बना करती थी, तो आप देखेंगे इंडस्ट्रियल हाउसिंग एक बड़ा कंपोनेंट था। कई शहर बने 60-70s के दौर में, बोकारो है, जमशेदपुर है ना, जो बेसिकली इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। तो वहाँ हमने केवल इंडस्ट्रीज नहीं बिठाई, हमने वर्कर्स के लिए भी वर्कर्स हाउसिंग की व्यवस्था की। तो यहाँ हमने जब बनाया न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसके अंदर वर्कर्स हाउसिंग की कितनी व्यवस्था की है हमने क्या सिटी प्लान किया था। इमेजिन इतने की जीडीपी होगी, वो तो ठीक है, 10% की जीडीपी होगी स्टेट की, इतने इंडस्ट्रीज आ जाएगी, वो ठीक है। इतने वर्कर रहेंगे, ये भी तो सोचा होगा हमने प्लान में। तो इतने वर्कर रहेंगे कहाँ पे, है ना? वर्कर जहाँ रहेंगे उसकी व्यवस्था हमने क्यों नहीं की? तो वर्कर्स हाउसिंग नहीं की। इसमें काफी वर्कर्स बाहर से आएंगे, माइग्रेंट वर्कर्स आएंगे, उसको हमने एज्यूम क्यों नहीं किया कितने लोग बाहर से आएंगे। जो माइग्रेंट वर्कर्स आएंगे उनको राशन कैसे मिलेगा? वन नेशन वन राशन अब आया है जाकर, है ना? उनको बिजली कनेक्शन कैसे मिलेगी? उनको पीएनजी कनेक्शन कैसे मिलेगी? तो ये सारी चीजें तो हमने हमारे अर्बन डिजाइन का ही पार्ट नहीं है, डिस्कोर्स में ही नहीं लिया हमने। उसका कोई प्लान भी है, होता है सर, या सब ऐसे सोच में ही नहीं, सोच में ही नहीं है, सोच में ही नहीं है। आप जब सिटी की प्लानिंग करते हो तो आप सोचते हो सब कुछ है, अच्छा होगा, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं होता। तो लोग अपनी तरह से प्लान करते हैं। हमारे तमाम शहर देखेंगे, दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, कोलकाता हो, है ना, तमाम शहर के अंदर आप देखेंगे कि 20-30% शहर प्लान तरीके से बनाए गए हैं, बसाए गए हैं। जो आपने प्लानिंग की वैसे बनाया आपने, बाकी 60-70% तो लोगों ने अपने तरीके से जरूरत के हिसाब से बना लिए। अब इंडस्ट्री आपकी अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर होगी, सेंट्रलाइज्ड होगी, तो लोग भी तो जॉब के लिए वहीं आएंगे ना। तो माइग्रेशन होगा तो लोगों की जरूरतें भी वहीं पूरी होनी चाहिए, वहीं स्कूल होना चाहिए, वहीं हॉस्पिटल होना चाहिए। तो वो सारी प्लानिंग वर्कर्स के लेंस से हमने नहीं की है। वर्कर के लेंस से हमने सिटी को देखा ही नहीं है कि सिटी एक काम की जगह है, सिटी केवल एक रहने की जगह नहीं है। तो सिटी में अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो सिटी के अंदर प्रोडक्शन भी है ना। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन के लिए आ रही है, प्रोडक्शन है तो प्रोड्यूसर भी है कोई, है ना, वर्कर भी होंगे। तो सिटी को वर्क प्लेस के रूप में हमने देखा नहीं है कि सिटी एक काम की जगह है। सिटी में सिर्फ लोग रहते नहीं रहते, सिटी में लोग काम भी करते हैं। मुझे लगता है फिर चीजें आसान हो सकती है, ये चीज जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ये प्लान किया जाए। तो सर मेरा अगला सवाल थोड़ा सा ये है कि जो 4 श्रम संहिता सरकार ने लागू की है, मजदूरों के जीवन पे क्या कोई बदलाव होगा, या फिर ये धीरे धीरे कॉर्पोरेट के हाथ में ही चला जाएगी चीजें, चाहे वो व्यवस्था हो, कानून हो? अब यहाँ भी मैं कहूँगा कि जैसे हमने अपने शहरों को बनाया, और शहरों को बनाने में हमने वर्कर्स लेंस से देखा नहीं कि क्या जरूरत होगी हमें। तो यहाँ 4 श्रमिक संविदाओं में, लेबर कोड में भी वर्कर्स का लेंस जो है वो मिसिंग है। जैसे हमने वर्किंग आवर 8 घंटे से 12 घंटे तक अलाउ करने की बात हम कर रहे हैं, और वर्कर्स 8 घंटे की ही डिमांड कर रहे हैं कि 8 घंटे का ही काम। तो इस प्रकार से जो वर्कर्स का एस्पिरेशन है, वर्कर्स के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वर्कर्स का जो अपना स्टेटमेंट है, उसको फिगर इन नहीं कर रहे हैं, उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। और किस प्रकार से हम प्रोडक्शन को और ज़्यादा धक्का लगा सकें, और उसमें लेबर को हम एक्सप्लॉइट करके धक्का लगाएं, है ना। और किस प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो हमारा फ्रेम है मोटे तौर पे, कि बिजनेस करना आसान कैसे हो। लेकिन मोटे तौर पे हम भूल जा रहे हैं कि बिजनेस करना आसान हो, लेकिन बिजनेस तभी हो पाएगा जब आपका वर्क फोर्स सेटिस्फाइड है। चलिए हैप्पी नहीं भी है, खुश नहीं भी है, तो कम से कम संतोषजनक स्थिति में है वो। तो एक ऐसा वर्क फोर्स जो अनसेटिस्फाइड है, जिसके रहने की, खाने की, आने जाने की, है ना। अब देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उस तरह से डेवलप नहीं किया हमने। वो भी वर्कर फ्रेंडली नहीं है, वो भी कार फ्रेंडली है, मिडिल क्लास फ्रेंडली है ना। तो
हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वर्कर्स के लेन से डेवलप नहीं किया है। अब हम लेबर कोड को हम जब डिफाइन कर रहे हैं तो लेबर कोड के अंदर मोटे तौर पे यूनियन बनाना, उनको कलेक्टिवाइज करना, एक मोटा तौर एक समझ ये भी है कि भाई यूनियंस जो हैं ये एंटी प्रोडक्शन रोल प्ले कर सकती हैं, एंटी इंडस्ट्री रोल प्ले कर सकती हैं। तो यूनियन बनाना हम डिफिकल्ट कर रहे हैं। अब यूनियन बनाना आप डिफिकल्ट करेंगे तो वर्कर्स के पास क्या रास्ता है आपसे बात करने का, उसका क्या प्रावधान कर रहे हैं फिर आप? तो जब बातचीत का रास्ता आप बंद कर दोगे तो फिर तो बातचीत अन्य तरीकों से करने के लिए मजबूर हो जाएंगे वर्कर। तो हर लिहाज से हम वर्कर्स पे और उसको हम टाइट करने का और मुश्किल में डालने का काम कर रहे हैं। लेबर कोड पे भी ये मैं कहूँगा वेकअप कॉल है कि आप ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक बड़ा इशू रहा है देश के साथ साथ। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पे, हेल्थ पे, है ना, इन सब चीज़ों पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और अभी जो लेबर कोड्स हैं वो तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसमें मैंने कहा कि गाइडिंग फोर्स जो है वो गाइडिंग फोर्स है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये वर्कर फ्रेंडली तो उस तरह से नहीं हो सकता क्योंकि आपका प्रीमाइस, आपकी पर्सपेक्टिव ही दूसरी है। बिल्कुल। तो आपकी मंजिल ही कुछ और है, तो जिस मंजिल को लेके आप चले हैं आप वहीं जाएंगे। तो जैसे तो ये लेबर कोड का जो पर्सपेक्टिव है वो वर्कर वेलफेयर या वर्कर्स का राइट तो है ही नहीं। तो जैसे सर ये श्रम कानून मतलब आए हैं, ये प्रत्येक जो मजदूर है, जो प्रत्येक मजदूर वर्ग है, क्या ये उसको प्रभावित करेगा या औद्योगिक क्षेत्र में जो मजदूर है उसको भी प्रभावित करेगा, या हर तबके के मजदूर वर्ग को प्रभावित करेंगे जो श्रम संहिता लाए हैं? इसमें कुछ सिल्वर लाइनिंग है, जो कुछ चीजें हैं जो हम कह सकते हैं, अगर देखना चाहें कि अच्छी बातें क्या हैं, तो एक अच्छी बात जो हम सब देख पा रहे हैं वो ये है कि जो इनफॉर्मल वर्कर है, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है ना, जो अब तक लेबर लॉ के ही दायरे से बाहर था वो, या उसके लिए कोई लेबर गवर्नेंस थी ही नहीं पहले, जो भी था वो फॉर्मल सेक्टर्स के लिए था। तो ये शायद सोशल सिक्योरिटी कोड में हम इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के वेलफेयर के लिए एक बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो उन मजदूरों के लिए जिनके लिए लेबर लॉज का, लेबर गवर्नेंस का कोई पहले मतलब नहीं था, अब उनके लिए भी शायद एक रास्ता खुलेगा और उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए शायद कुछ स्कीम्स आए। और वो एक मैं कहूँगा कि पॉजिटिव लाइन है। जैसे एक नई इंडस्ट्री है, नई वर्कफोर्स है, गिग वर्कर जो काम करते हैं डिलीवरी का, या ओला, उबर या स्विगी, जोमेटो, है ना, अर्बन कंपनी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये तो नई गिग इकोनॉमी है जिसमें उसको लाया गया है, लेकिन सिर्फ एक कोड के अंदर लाया गया है। तो सोशल सिक्योरिटी कोड की चिंता हम कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम गिग वर्कर के लिए भी कुछ सोशल सिक्योरिटी को लेकर आए, लेकिन बाकी कोड से इसको बाहर रखा हुआ है। तो अगर पॉजिटिव देखना चाहें तो सिल्वर लाइन तो मुझे वही दिख रही है कि अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा के ये कवर शायद है। बिल्कुल। तो ये जो मजदूर संघर्ष जो अभी ये चला है, हम देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जारी है। तो ये क्या इस तरह की जो चीजें हैं वो आगे एक बड़े तौर पर एक आंदोलन का रूप ले सकती है? ये मजदूरों की ये 4 श्रम संहिता आने के बाद और उनकी जो अपनी मुख्य मांगे हैं उनको लेकर। अभी जो प्रोटेस्ट है वो देखिए, मुझे लगता है कि वो ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहे हैं या कोई उसके पीछे ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है ना। ये स्पॉन्टेनियस ज़्यादा है, स्वतः स्फूर्त, और इस प्रकार के प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। अब शुरुआत इसकी जहाँ से भी आप माने, लेकिन आज आप देख रहे हैं, आपने ही 5-6 राज्यों का नाम लिया, एक राज्य आप भूल गए, राजस्थान, वहाँ भी भिवंडी के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये बात आम तौर पे हम देख रहे हैं कि हर मजदूर की एक ही तकलीफ है, एक ही दर्द है
और मोटे तौर पे कुछ चीज़ें सामने आ रही है कि हमने उसके वर्किंग कंडीशन को और लिविंग कंडीशन को इग्नोर किया है, और वो अब तक जूझ रहा था और किसी प्रकार से वो सर्वाइव कर रहा था। लेकिन जब इकोनॉमी में या डेली लाइफ में कोई शॉक आता है, कोई अचानक कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके लिए आपको जिससे डील करने के लिए आपके पास क्षमता होनी चाहिए, आर्थिक क्षमता, है ना? जैसे गैस प्राइस बढ़ गई, तो उसके लिए जो आर्थिक क्षमता होनी चाहिए थी उसको डील करने की, तो चूंकि उनके पास वो आर्थिक क्षमता नहीं है किस प्रकार की किसी कंटिजेंसी को, किसी इमरजेंसी को डील कर सकें, तो इस प्रकार की कोई भी कंटिजेंसी, इमरजेंसी इस प्रकार के आंदोलनों को स्वतः तरीके से जन्म देगी। और अगर हम ने इस पे ध्यान नहीं दिया तो बिल्कुल ये आपस में ऑर्गेनाइज्ड होंगे, नेटवर्क बनेंगे। आज सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया की भूमिका भी रही इसके अंदर। आप देखेंगे तो पाकिस्तान का हाथ कितना था मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया का तो हाथ था। सोशल मीडिया से चीजें आजकल तेजी से फैलती हैं। यहाँ पे ये हो रहा है, अब भाई मानेसर में प्रोटेस्ट हुआ और उसके अगले दिन मिनिमम वेज बढ़ गए, तो आपने तो खुद ही ये मैसेज दिया ना कि आपके कम है क्योंकि आपने प्रोटेस्ट नहीं किया है, अभी प्रोटेस्ट करो आपके ही बढ़ जाएंगे, और आपने भी वही किया। जब प्रोटेस्ट हुए तो आपने भी बढ़ा दिया, तो अब ये तो मैसेज आपने खुद दे दिया कि आप प्रोटेस्ट करें और वेज बढ़ाएं। बिल्कुल। तो इस प्रकार के तात्कालिक मुझे लगता है कि कार्रवाइयों से थोड़ा, जब भी चीजें थोड़ी शांत लगें, शांत हैं दोनों तरफ से, दोनों पक्षों को बैठना चाहिए। मैं कहता हूँ तीनों पक्षों को बैठना चाहिए, और तीनों पक्षों को बैठने का एक ही रास्ता था अपने पास, वो था इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे मालिक, मजदूर और सरकार तीनों बैठते थे। तो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को भी हमने कई सालों से आयोजित नहीं किया है। तो इस प्रकार की जो त्रिपक्षीय व्यवस्था है संवाद करने की, जहाँ पे सरकार, मालिक और मजदूर तीनों बैठते हैं, तो उस प्रकार की व्यवस्थाओं को और मजबूत करना होगा। अब आपने कहा लेबर कोड की बात कही, लेबर कोड के बाद तो लेबर गवर्नेंस बिल्कुल सिरे से गायब हो जाएगी, लेबर कोड ही नहीं रहेंगे, तो इसमें तो मजदूरों के अंदर हताशा और बढ़ेगी ना। अब तो हमारे पास लेबर कोड था, कोई तकलीफ हुई तो लेबर कोर्ट चले गए और वहां पे हमने फाइट आउट किया। अब तो लेबर कोर्ट भी नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे, न्याय कहाँ से मिलेगा? तो मजदूरों को ऐसा ना लगे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, और न्याय अगर उनको लगता है कि न्याय हो रहा है तो न्याय के लिए उनके पास दरवाजे खुले होने चाहिए, बातचीत के लिए भी और कार्रवाई के लिए भी। अगर हम इस तरह से हर दरवाजे को बंद कर देंगे, बातचीत का दरवाजा बंद, न्याय का दरवाजा बंद, फिर तो उनके पास फिर क्या रास्ता बचता है? तो और आपस में नेटवर्क करना, आपस में ऑर्गेनाइज करना और एक साथ मिलकर करना, ये कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है आज के दौर में। तो आज ये स्वतः स्फूर्त हैं, अलग अलग दिख रहे हैं आपको। उड़ीसा का आंदोलन अलग दिख रहा होगा दिल्ली एनसीआर के आंदोलन से, लेकिन इन सबको एक साथ आने में और पाकिस्तानी एलिमेंट्स अगर चाहें इसको इस्तेमाल करना तो बिल्कुल इस्तेमाल करने की ये जमीन आप तैयार कर रहे हैं। तो हम पाकिस्तान को क्यों ब्लेम करें, अपने घर को सही करें ना। कुछ ऐसी अफवाहें पेपर में आया है आज की लिंक मिले हैं, ऐसे लिंक बताए जा रहे हैं मजदूर आंदोलन के साथ। तो ये इस पर स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था कि क्योंकि कई बार बाहरी लोगों को लगता है कि शायद ऐसा होगा, जैसे किसान आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया, मजदूर आंदोलन के साथ जोड़ के उनको बदनाम करने की कोशिश है। तो इस तरह की चीजें, कई सारी चीजें की जाती है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या चीजें हैं जमीन पर। तो नहीं, बिल्कुल वो करते हैं, वो भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। सरकारें जब आंदोलन को किस प्रकार से डील करती हैं, तो मैं उस पर भी करना चाहूंगा कि सरकारों का जो आंदोलनों को डील करने का तरीका है ना। तो हम ब्रिटिश कानून, ब्रिटिश राज की बात कर रहे थे, है ना, और लेबर कोड को हम कोडिफाई कर रहे हैं। तो लार्जर लॉजिक तो वही है ना, कैसे पुराने कानून हैं, तो सरकार का जो तरीका है आंदोलनों को डील करने का, इनको बदनाम कर दो, है ना, तो ये भी तो पुराने तरीके हैं ना। तो पुराने तरीकों को छोड़िए, और आज का जमाना मतलब सबके पास जानकारी है, सबके पास समझ है, सबके पास अपनी एक सोच है। आज आप चाहेंगे कि हम कहानी नैरेटिव बना दें कुछ भी और कुछ भी चल जाएगा, तो इतना आसान नहीं है, लोग समझते हैं। और ये लोगों की जेन्युइन तकलीफ है, इसको भटकाने से फायदा नहीं है, और भटकाना भी इतना आसान नहीं होगा।
तो सरकार को भी पुराने तौर तरीके जो हैं आंदोलनों से डील करने के लिए लाठी, बम और डिटेंशन और अरेस्ट और परेशान करना और बदनाम करना इस प्रकार से कि बाहरी एजेंट हैं, है ना? तो ये हथकंडे नए भारत में और खासकर जब विकसित भारत का सपना लेकर चल रहे हैं, तो आपको इन सब पे सोचना होगा कि विकसित भारत ऐसे विकसित नहीं हो सकता पुराने हथकंडों के साथ, पुराने तौर तरीकों के साथ, पुरानी स्ट्रेटजीज के साथ। तो पुरानी स्ट्रेटजीज हैं किसी को बदनाम करने की सरकारों की कि भाई ये देशद्रोही है, ये विद्रोही है ना? ये खेदी है। तो ये सब तो अब आज के दौर में सब कहाँ टिकने वाली है सब नैरेटिव। जी जी जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए और हम लोग कोशिश करेंगे कि मजदूरों की जो आवाज़ है और जो उनका दुख दर्द पीड़ा है उनको हम सीसीए के जरिए हम लोग लाते रहे। तो आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके साथियों का और आपके संगठन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्यूआर कोड पर स्कैन करें और सीसीए के दोस्त बनें।